क्या कर रहे हैं आप? पीछे हटें। ये अनस के सगे ताए हैं? इतनी नफरत थी उनके अंदाज में। करो साइन, लिखो मेरा नाम इस पे। जब निकाह हो रहा था तो मेरे पास हक महर में देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने अंसा के हक महर में अपने घर का आधा हिस्सा लिखवा दिया। अनस, ये किस घर की बात कर रहे हैं? क्या उसी घर की जो तुमने मुझे तुम्हें बात समझ नहीं आती? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। अंस की ताई को अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि जिस ताल्लुक की वो बात कर रही है अब तो वो ताल्लुक बन ही चुका है। अब ये काम तो सिर्फ और सिर्फ अंसा जमील ही कर सकती थी, जो कि कब से अंस करने की कोशिश भी करता तो वो नहीं कर सकता था। जैसे ही पता चलता है कि घर तो अंस के पास है ही नहीं तो वो कैसे किसी के नाम कर दे, तभी तो वो उस पर तशद्दुद करने लगते हैं अंस पर। तो जब जैसे ही अंसा को पता चलता है कि उसके घर वाले जो के नाम नहाद उसका ताया है उस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है, अब ये हाथ कैसे उठता अंसा के होते हुए। अंसा जाकर सबसे पहले अंस की तरफ उठने वाला हाथ ही पकड़ लेती है और कहती है जाकर अब उसके ताए से कि आखिर ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे होते हुए आप अंस पर हाथ उठाएं? क्या जुर्म किया है उसने जो आप उस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं? अब अंस के ताया मुरसलीन को समझ नहीं आती कि अब इस अंसा को क्या जवाब दे, और अंस का खड़ा सिर्फ और सिर्फ टुकटुकी बांध कर देख ही रहा था अंसा को कि आखिरकार अंसा में इतनी जुर्रत और हिम्मत आई कैसे, जबकि उसका ताया मुरसलीन कैसे हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया था जैसे अभी उसका मर्डर करने वाला है। कोई कसर भी ना छोड़ता अगर अंसा ऐन वक्त पर आकर अंस की जान ना बचाती। वो कैसे उसकी धुलाई कर रहे थे, और शयान तो पहले ही इस मौके की तलाश में था कि उसका बाप उस पर हाथ उठाए और पीछे से उसका भी मौका बन जाए। जबकि सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात तो तब होती है जब मुरसलीन को बुलाकर उसकी जहन साजी की जाती है और बताया जाता है कि तुम्हारी बहन अमरीन कह रही थी अंसा को कि ये घर तुम्हारा भी है, तुम अपने हाथों से जैसे मर्जी चाहो इसे सजा सकती हो। अब शयान कहता है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, जबकि मुरसलीन कहता है कि मैं बहुत दिनों से चुप था, आप लोगों को लगता था मैं बोल नहीं रहा और मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे बहुत मसला है, अभी जाकर ये मसला मैं सुलझा देता हूँ। तभी आनन फानन जाकर वो अंस को कहता है अभी बाय हुक और बाय क्रूक इस फॉर्म पर साइन करो और ये घर मेरे नाम कर दो। दादा जान को बहुत दुख पहुंचता है कि अंस ने क्यों हमें भरी इस घर को नाम करने की, ऊपर से उसको दोबारा से इस बात से भी टीज करते हैं कि तुम्हारा बाप जबान का पक्का था, तुम अपनी जबान से नहीं फिर सकते। अब अंसा के होते हुए ये कैसे पॉसिबल था? अंस कैसे ये घर नाम कर देता जाकर अपने ताया मुरसलीन के, जबकि निकाह में वो ये घर लिखवा चुका था। वो जैसे ही इस बात का जिक्र करेगा अपने ताया से कि जब मेरा निकाह हो रहा था मेरे पास हक महर में देने के लिए कुछ नहीं था अंसा को, तो मैंने ये घर का आधा हिस्सा उसके नाम लिखवा दिया है। जबकि ये बात सुनते ही उसका ताया उसको बहुत मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरा घर इस लड़की के नाम करो, जबकि ये घर नाम उसके हो चुका था। तभी अंसा पूरे हक के साथ मुरसलीन का हाथ रोकती है और कहती है कि मेरे घर में खड़े होकर आप मेरे शोहर पर हाथ नहीं उठा सकते, ये कानूनन भी जुर्म है, मैं आपके खिलाफ FIR करवा सकती हूँ। ये सारी बातें सुनकर तो मुरसलीन भीगी बिल्ली बन जाता है और शयान का दुख तो देखने वाला होता है। आखिरकार क्या उनको पड़ी थी अंसा जमील से टक्कर लेने की, जबकि वो तो आराम से बैठे कमरे में नाश्ता नोश कर रहे थे, लेकिन उसके ताया मुरसलीन को सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत अफजाई करवानी थी जो कि उनको बाहर लाकर करवा चुका था। अब दादा जान ये एक हार भी मुंह दिखाई में दे चुका था अंसा को, जो कि मुरसलीन की बीवी से बर्दाश्त नहीं होता और आते ही पूछती है ये हार तो अम्मी जान का था, जबकि अमरीन उसकी अच्छे से डेफिनेशन कर देती है और बता देती है कि अम्मी ने ये हार मुजतबा की बीवी के लिए रखा था, जबकि मुजतबा की बीवी तो रही नहीं तो उसकी बहू सही। ये बात सुनते ही आग बगोला हो जाती है मुरसलीन की बीवी, क्योंकि उससे तो अभी तक घर से ही मसला था, अब सबसे ज़्यादा मसला तो अंसा से होगा। अंस को तो अब वो पीछे ही छोड़ने वाले हैं। अब ये शहरीन क्या गुल खिलाएगी, आते जाते बार बार अंसा को टीज करेगी। क्या अंस ये सारी हरकतें बर्दाश्त कर लेगा या फिर एक दफ़ा शहरीन को भी सबक सिखा डालेगा जैसे कि उसने एक दफ़ा शयान को सिखाया था उस पर हाथ उठाकर। अब अंसा बैठी चाय की फरमाइश करती है तो
चाय पेश कर देता है अंश लाकर। लेकिन वो जैसे ही अपने बाप की बात करती है और कहती है मैं और मेरे बाबा बहुत चाय पीते थे जबकि अंश चाय नहीं पीता, तो ये बात करते करते उसकी आंखें भीग जाती हैं। तो अंश उसे कहता है तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीऊँगा जब तुम कहोगी तब। जैसे ही पुप्पो अम्बरीन नाश्ता लेने जाती है अंश और अंसा का, तो उसकी भाभी को मौका मिल जाता है और कहती है पहले दिन का नाश्ता तो बहू के घर से आता है, लेकिन ऐसे निकामे कौन से नाश्ते जो उनके घर से आएंगे। लेकिन पुप्पो अम्बरीन जैसे ही अंश चला जाता है तो अच्छा खासा धो डालती है और कहती है आप कौन से ज़माने में रहते हैं, अब इस तरह की बातें नहीं होती, आपको ये बातें समझनी चाहिए। जबकि अंसा अपने रात वाले रवैये के लिए सबसे पहले अंश से माजरत करती है और उसे बताती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, तुम्हें तुम्हारे ही कमरे से बेदखल कर दिया, अब तुम यहाँ पर सो सकते हो, मैं कंफर्टेबल हूँ और मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगी। अंश उससे कहता है कि कोई मसले की बात नहीं है। आधी रात को जैसे ही अंश को याद आता है कि अंसा ने तो खाना नहीं खाया, वो उसके कमरे में खाना लेकर जाता है। उससे पहले पुप्पो अम्बरीन खाना लेके आ चुकी होती है। अंसा पहला नवाला लेने लगती है तो उससे यही बात पूछती है क्या अंश ने खाना खाया था, और अंश का जैसे ही सुनती है तो अंश भी उतनी देर में खाना ले आता है। दोनों इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। जैसे ही कमरे में अंश सोने लगता है तो उसकी आंख नहीं लगती। उसको बार बार अंसा की फिक्र होती है कि पता नहीं अंसा सही से सो भी पा रही है या नहीं, कमरे में उसे गर्मी न लग रही हो। जबकि एक दफ़ा फिर अंसा गिल्टी फील करती है कि अंश नीचे सो रहा है और पता नहीं वो कैसे सोएगा। जैसे ही अंसा की आंख लगती है तो उसको अपने बाबा और उसका भाई मुस्तफ़ा जो कि अपनी भाभी की उंगलियों पर नाचते हुए दिखाई देता है, तो उसके करैक्टर पर जैसे जैसे उंगली उठाते हैं वो डेफिनेशन करती है और अपनी सफाइयों पेश करती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं बुरा किया। जबकि उसका बाप उसे गले लगाता है और वो ऐसे ही ख्वाब में बोलती हुई दिखाई देती है। अंश घबरा जाता है कि अंसा को क्या हुआ जो सोए हुए बातें कर रही है। जैसे ही वो अंसा को हिलाता है और कहता है कि तुम्हें खैर है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। जबकि अंसा उसे पूरी बात बता देती है। दूसरी तरफ शयान उसका ज़मीर उसको मिलता है जो बार बार उसे गलत कहता है और कहता है कि तुम एक डरपोक और बुज़दिल इंसान हो, इसलिए तुम अंश से टक्कर नहीं ले सकते, तुम पूरी दुनिया में अकेले हो, तुम अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकते। उस दिन जो तुम इतने शेर बने हुए थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की वजह से बने हुए थे। आज तुम्हारा दोस्त नहीं है तो तुम अपने आप को बेबस और मजबूर और लाचार महसूस कर रहे हो। जबकि शयान ऐसी बात पर यकीन नहीं रखता और वो वैसे ही गिदड़ भभकियाँ लगाता है जैसे कि पहले लगाने की कोशिश कर रहा होता है। जबकि उसका ज़मीर बार बार उसे कचौके लगाता है कि तुम वो शयान नहीं हो जो कि अपने बलबूते पे खड़ा होकर कोई भी स्टैंड ले सके। तुम एक बुज़दिल और नीच इंसान हो जो कि सिर्फ और सिर्फ दूसरे की लड़कियों की इज्जत ख़राब कर सकता है। ये सारी बातें शयान के लिए काबिल बर्दाश्त होती हैं। तो वो दिन रात अब सिर्फ और सिर्फ ये प्लानिंग कर रहा है कि इस अंसा जमील और इस अंश को घर से कैसे निकाले। लेकिन उसकी ये सारी चालें नाकाम होगी क्योंकि अब अंश और अंसा दोनों एक हो चुके हैं। पहले अलग थे इसलिए वो कुछ चाहकर भी नहीं कर पाया। सिर्फ वीडियो फेक बनाने के बलबूते पे उसने अंसा के साथ तो बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अंश को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका था। जबकि अंश की ज़िंदगी में अंसा का आना किसी मोजज़े से कम नहीं, ये तो खुदा का फैसला था दोनों का जो साथ लिखा था। वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना थी। जबकि शयान की यही चाल उस पर उल्टी पड़ गई। अब उसको इस बात पर भी दुख और अफसोस है कि काश मैंने वीडियो ना बनाई होती तो ये लड़की आज मेरी आंखों के सामने ना होती। जब वो अंसा को देखता है तो उसका खून खौलता है कि इस लड़की की वजह से मैंने हवालात में कुछ पल गुजारे थे या दिन गुजारे थे, इसलिए वो उसे माफ़ करने की तो सोच भी नहीं सकता और सिर्फ इस बात के पीछे है कि कैसे अंसा से बदला लिया जाए। एक वीडियो बनाकर उसका अभी पेट नहीं भरा, अब वो दूसरी चालें और स्कीमें सोच रहा है। जबकि अंश अब चाहता है कि अंसा के लिए कपड़े भी खरीदे और उसकी ज़रूरियातें ज़िंदगी की सारी चीज़ें खरीदे। आखिर कब तक उसकी पुप्पो इसका बोझ उठाएगी। अंश को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, जो कि वो सोच चुका है। अब वो कुछ करके ही रहेगा। दूसरी तरफ
سب سے زیادہ فکر انسا کو ہے، جو کہ مرسلین کے ٹکر کے بعد اس کو لگتا ہے کہ یہ تو اس کا تایا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا سگے رشتے اتنے کھوکھلے ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف جائیداد کی وجہ سے ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے پر آ جاتے ہیں۔ انہوں نے انس کو اتنا ظلم کیا۔ انس اپنی سچائی کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ جو سب کچھ اس کے سامنے آ رہا ہے، اس کے بعد انس اپنی بچپن کے واقعے اور سب کچھ بتائے گا کہ کیسے ظلم و ستم سہ کر وہ بڑا ہوا ہے، جبکہ اسے روٹی بھی ایسے دی جاتی تھی جیسے کسی کتے کے آگے بچا ہوا کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ انس اپنی سچائی بتائے گا تو انسا کو اور محبت اور لگاؤ ہو جائے گا انس کے ساتھ۔ اب اسے لگے گا کہ انس کی زندگی میرے بغیر ادھوری ہے، اگر میں اس کی زندگی میں نہ رہی تو وہ اس پر اس کے تایا اور اس کے کزن کوئی نہ کوئی الزام لگا کر یا اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب انسا جمیل سٹینڈ تو لے چکی ہے انس کے لیے، کیا اب یہ ساری زندگی یہ سٹینڈ پورا کر سکے گی یا اس کا ساتھ نبھا سکے گی؟